नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 22 जिले 22 खबरों में आपका स्वागत है। तीसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है। पंचकुला में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को 198 नई एम्बुलेंस की सौगात दी गई है। पंचकुला में नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की 198 नई एम्बुलेंस को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि ये एम्बुलेंस राज्य ने अपने पैसों से खरीदी है। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, एनएचएम के एमडी प्रभजोत सिंह, डायरेक्टर हेल्थ वीना सिंह भी मौजूद रही। एनएचएम के पास पहले इन नई एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर नहीं थे और इसलिए कोविड के चलते रोडवेज विभाग के ड्राइवर्स को इन एम्बुलेंस पर तैनात किया गया। करीब 614 ड्राइवर एम्बुलेंस चलाएंगे और इसमें से 564 एम्बुलेंस पर और 50 मोबाइल मेडिकल केयर यूनिट पर तैनात किए जाएंगे। रोडवेज और एनएचएम के बीच 3 जनवरी को मीटिंग में इस बात पर फैसला हुआ था। 39 जो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं वो लॉन्च की गई हैं। ये चलता फिरता अस्पताल है, इसमें सारी सुविधाएं हैं। इसमें लैब भी है, जनरेटर भी है, एयर कंडीशन है ये, और इसमें जो पेशेंट्स के लिए सारी सुविधाएं, फार्मेसी भी है इसमें ऑक्सीजन का भी इंतज़ाम है, सारी सुविधाएं इसमें है। ये हरियाणा के उन क्षेत्रों में जाया करेगी जो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों से दूर हैं, ताकि अगर वो लोग नहीं आ सकते तो हम उनके पास जाएं, उनको सेवा प्रदान करने के लिए इन बसों को ऐसी जगहों पर खड़ा किया जाएगा। उसी प्रकार से 198 एम्बुलेंसेस आज हमारे जो एम्बुलेंसेस का बेड़ा है उसमें जोड़ी गई हैं। अब ये 476 हो जाएंगी, ताकि आवश्यकता 635 हो जाएंगी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर मरीज को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना पड़ता है तो आसानी से ले जाया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार सुधार किया जा रहा है। एमआरआई लगाए जा रहे हैं, सीटी स्कैन लगाए जा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड लगाए जा रहे हैं, कैथ लैब हमने हरियाणा में लगाई है। दिल का इलाज वहाँ किया जाता है, स्टंट डाले जाते हैं, डायलिसिस की मशीनें लगभग हर ज़िले में लगाई गई हैं। कोरोना आया तो RT-PCR हमने लगभग हर ज़िले में लगाई, केवल झज्जर को छोड़कर सारे ज़िलों में लगाई। इसी प्रकार से नई बिल्डिंगें भी बनाई जा रही हैं और भविष्य में हम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सारे हरियाणा की मैपिंग करवाने जा रहे हैं कि कहाँ पर कितने बेड का अस्पताल चाहिए, कहाँ CSC चाहिए, कहाँ PSC चाहिए, कहाँ पर कितने बेड्स होने चाहिए, इसका भी हम मैपिंग करवाने जा रहे हैं। हरियाणा में फरवरी से 33% क्षमता के साथ स्कूल्स खुल सकते हैं। शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर का कहना है कि अगर परिस्थितियां ठीक रही और कोरोना के केस थोड़े कम हो गए तो फरवरी में एक बार फिर से स्कूल्स खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान 30 से 33% के हिसाब से बच्चों को बुलाया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को स्कूल का काम भी मिल सके और वो बिजी भी रह सके, लेकिन ये सब कोरोना के हालातों पर निर्भर करता है। वहीं शिक्षा मंत्री ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत 1100 प्ले स्कूल्स खोले गए हैं, जबकि इसी कार्यकाल में 4000 प्ले स्कूल्स खोले जाएंगे और इसके अलावा छठी कक्षा से बच्चों में विशेष हुनर आए और इसके लिए भी कक्षाएं शुरू होंगी। अभी कुछ समाचार पत्रों में और मीडिया में इस प्रकार की बात आई कि संख्या घटी है। अब अगर मान लो संख्या घटती है, हालांकि अब एग्जैक्ट नहीं है ये बात कितनी घटी कितनी नहीं घटी, लेकिन अगर कोरोना के पेशेंट की संख्या घटती है तो निश्चित तौर से हमारा प्रयास होगा कि फरवरी मास में हम फिर स्कूल खोल लें। लेकिन ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है, अगर पेशेंट घटेंगे तब, और हम उस पर विचार कर रहेंगे। अगर कुछ स्थिति ठीक होती है तो फिर चाहे भले ही हमने 30% या 33% में स्कूल शुरू करना पड़े तो उस पर भी हम कर लेंगे। एक बच्चा 2 दिन आएगा, फिर दूसरे बच्चे 2 दिन करके 3 ग्रुप में वो बच्चे आ जाएंगे, ताकि कुछ ना कुछ उस प्रकार का एक उनको मतलब पढ़ाना भी और उनको कुछ काम देना भी, ताकि वो थोड़ा बिजी रहें उसमें। तो इस प्रकार का हमारा प्रयास रहेगा, लेकिन वो सारा कुछ उस बात पर निर्भर करता है कि परिस्थितियाँ किस प्रकार की। प्ले स्कूल वगैरह है जो जिस प्रकार से उन्होंने नई शिक्षा नीति में कहा है कि
3 साल का बच्चे का दिमाग पूरा डेवलप हो जाता है, तो उसको मैं अवसर देना चाहिए। तो उसमें हमने एक निर्णय किया, अभी हमने 1100 कुछ स्कूल अब की बार भी खोल दिए, और इस कार्यकाल में जो हमारा ये कार्यकाल है, इसमें हमने 4000 से ज़्यादा स्कूल खोलने का इरादा रखा है। तो जल्दी हम उसको भी शुरू करेंगे। और ऐसे ही जिस प्रकार छठी से जो था वो स्किल के बारे में था उनका, कि किसी स्किल का हम उसको एजुकेशन देंगे, तो उसकी तरफ भी हमारा ध्यान है, जल्दी हम उसको भी शुरू करने वाले हैं। तो ऐसे यानी कि कोई ना कोई हुनर बच्चे के पास होना चाहिए। तो ये सारी जो उसमें नई शिक्षा नीति में जो बातें कही गई हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रेवाड़ी के लघु सचिवालय परिसर में 15 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने स्थानीय उद्योग में 75% युवाओं को रोजगार देने के सवाल पर कहा कि पिछले 100 घंटों में 9000 से ज्यादा युवा हरियाणा लेबर पोर्टल पर अप्लाई कर चुके हैं और उद्योग में युवाओं को रोजगार देने को लेकर 4 राज्य की सरकारें हमारे लेबर विभाग के संपर्क कर चुकी हैं। नियम 134 के तहत बच्चों को दाखिला ना मिलने पर उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में मामला अभी तक नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर कोई भी स्कूल ऐसा फॉलो नहीं कर रहा है तो डीसी से इसकी शिकायत की जा सकती है। आज पहले तो 7 ऐसे मेजर रोड जो रेवाड़ी जिले को एक स्ट्रेंथनिंग का नेटवर्क देने का काम करेंगे, उनका इनॉग्रेशन था। साथ में तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन है या इन फ्यूचर जिले के विकास के लिए कारगर साबित होंगे, उनका रिव्यू किया गया है। 2-4 प्रोजेक्ट्स में डिले था और वो डिले इंटर डिपार्टमेंटल टाइमलीनेस कंसल्टेशन ना होने के कारण है। डिप्टी कमिश्नर की भी जिम्मेवारी है और साथ में डिपार्टमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल अधिकारी है कि एक हफ्ते में इंटर डिपार्टमेंटल ग्लिचेस को पूरा कर चाहे वो हेल्थ का पंचायती राज के साथ लैंड ट्रांसफ़र की बात हो CHC बनाने के लिए, या हेल्थ को आगे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने की बात हो, सबके आदेश दिए गए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा प्रयास है कि टाइमलीनेस के साथ बेहतर तरीके से प्रदेश आगे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन, इसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। खुशी की बात है कि एक जो हम चाहते हैं ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएं, चाहे वो डवाली से पानीपत कनेक्शन की बात हो, चाहे हिसार से सतनाड़ी वाया बारडा और आगे रेवाड़ी और फिर तावड़ू से लेके वडोदरा एक्सप्रेस तक भारतमाला में हमारे 2 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स कनेक्ट हो। मैंने उनसे भी आग्रह किया है और स्वयं मैंने भी गडकरी जी से आग्रह किया था कि इसको भारतमाला 2 में टेकअप करके हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चेन लिंक बनाने का काम है। कहतल पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गठबंधन सरकार पर प्रदेश में दुकानदारों का व्यापार चौपट करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार ने शाम 6 बजे तक ही सभी प्रतिष्ठान खोलने की इजाजत दी है, लेकिन इसी कानून में शराब ठेका रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। अब ऐसा लगता है कि सरकार को दुकानदारों के बजाय शराब के ठेकों की ज्यादा चिंता सता रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में शराब की अवैध बिक्री पर करोड़ों का घोटाला हुआ। क्या कोई बताएगा कि इस मामले में अभी तक किसी को सजा हुई है या नहीं? कोरोना की तीसरी लहर आई है, उसने एक बार फिर लोगों की आय को नष्ट कर दिया। नौकरियां जा रही हैं, दुकानदारों का धंधा चौपट है, रेड़ी खोमचे वाले का काम बंद पड़ा है। एक अजीबोगरीब बात यह है कि हरियाणा में नया आदेश जारी किया है कि दुकान तो 6 बजे बंद हो जाएगी, शराब के ठेके 10 बजे तक खुले रहेंगे। लगता है दुष्यंत चौटाला को ठेकों की ज़्यादा चिंता है। रतिया में हरियाणा छात्र यूनियन के बैनर तले सैकड़ों छात्रों ने शिक्षण संस्थान खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों का यह कहना है कि जब शराब के ठेके खुलने का समय बढ़ा दिया गया है, दफ्तरों में कामकाज चल रहा है, तो शिक्षण संस्थानों को क्यों नहीं खोला जा रहा है। छात्रों ने कहा है कि 26 जनवरी तक अगर शिक्षण संस्थान नहीं खोले गए तो छात्र आंदोलन करेंगे।
फरीदाबाद से जाने वाली दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे का निर्माण काम शुरू हो चुका है। फरीदाबाद के सेक्टर 37 से बाईपास होते हुए गांव कैली तक करीब 26 किलोमीटर रोड तक एक्सप्रेसवे निकलना है और एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में कई जगह पर अवैध निर्माण होने की वजह से रुकावट भी पैदा हो रही है, जिन्हें दूर करना अभी भी बाकी है और इसके लिए अभी HSVP की तरफ से NHAI को पूरी जमीन को हैंडओवर नहीं किया गया है। HSVP एडमिनिस्ट्रेटर का दावा यह है कि 31 मार्च तक पूरी जमीन NHAI को हैंडओवर कर दी जाएगी। अभी तक 21 किलोमीटर हैंडओवर की जा चुकी है और जबकि 5 किलोमीटर रास्ते में आने वाले तमाम अतिक्रमण और कुछ पेट्रोल पंप हैं जिन्हें हटाया जाना भी बाकी है। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का काम लगातार निर्माण कार्य जारी है और मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप साफ तौर से देख सकते हैं ये फरीदाबाद का वो बाईपास रोड है जहां दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और इसको लेकर जिस तरह से अगर फरीदाबाद की बात करें तो सेक्टर 37 से और ये कैली गांव तक फरीदाबाद में इसका हिस्सा आ रहा है एक्सप्रेसवे का। यहाँ ये जो रोड है बाईपास की वो HSVP के अंडर में आती थी और HSVP की तरफ से अब NHAI को इसे हैंड ओवर किया जा रहा है। लेकिन इस निर्माण कार्य की जो तेज़ी है वो तेज़ी नहीं पकड़ पा रहा है। इसके पीछे की वजह है कि HSVP की तरफ से पूरी तरफ से रोड को हैंड ओवर नहीं किया है। ऐसे में अब HSVP एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से जरूर दावे किए जा रहे हैं कि 31 मार्च तक पूरी की पूरे रोड को NHAI को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी जो बाधाएं थी मैं आपको एक तस्वीर और दिखा देता हूं, क्योंकि कई इस रोड पर पेट्रोल पंप थे। अब इन पेट्रोल पंप को यहां से शिफ्ट किया जाना है और इसी के चलते अभी तक इस काम में देरी हो रही थी। 21 किलोमीटर पहले ही NHAI को दे दिया गया, लेकिन अभी 5 किलोमीटर से ज़्यादा का जो सड़क है उसको अभी हैंडओवर नहीं किया जा सका है, जिसके लिए वक्त मांगा गया है 31 मार्च तक का। अब देखना होगा कि 31 मार्च के बाद में जो निर्माण कार्य है उसमें तेज़ी किस तरह से आती है। लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो 21 किलोमीटर के एरिया में इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और जल्द से जल्द, क्योंकि इसकी जो निगरानी है वो PMO खुद कर रहा है और ये केंद्र सरकार का एक्सप्रेसवे ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, इसीलिए इसको जल्द से जल्द हैंडओवर करने के लिए बार बार HSVP को कहा गया था। और ऐसे में अब तमाम जो बाधाएं थी या अवैध निर्माण थे उनको हटाकर जल्द ही NHAI को ये पूरा का पूरा रोड सौंप दिया जाएगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। जल्द ही पुन्हाना और पिनगवा शहर को जाम जैसी समस्या से छुटकारा मिल पाएगा। जी हां, पिनगवा और पुन्हाना शहर में हर समय जाम जैसी समस्या से लोग काफी परेशान रहते हैं। कई साल पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने की नियत से दोनों शहरों में बाईपास बनाने की घोषणा की थी, लेकिन लोगों के द्वारा बाईपास के लिए जमीन नहीं दिए जाने की वजह से अभी तक इस पर काम शुरू नहीं किया गया। यहाँ कुछ लोग बाईपास को अपनी तरफ से निकलवाना चाहते थे, जिसकी वजह से ये फैसला और योजना सिरे नहीं चढ़ पाई थी। लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा को सिरे चढ़ाते हुए हर जिला प्रशासन ने बाईपास के लिए जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया को ई-जमीन पोर्टल पर डाल दिया है। जमीन जल्दी मिल जाएगी, उधर से ही बाईपास को निकाला जाएगा। अब ये लोगों पर निर्भर करता है कि वो कितनी जल्दी जमीन दे पाते हैं। जैसे ही जमीन देने के लिए सभी किसान राजी हो जाएंगे, पोर्टल पर अपना विवरण देंगे या फिर जिला प्रशासन को इस बारे में लिखित सूचना देंगे, वैसे ही इस पर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। क्योंकि वो सेक्रेटरीट और करनाल में किसान यूरिया खाद को लेकर दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन उन पर यूरिया खाद के साथ खाद विक्रेता दुकानदार जबरदस्ती दवाइयां थोप रहे हैं। खाद विक्रेता दुकानदार के गोदाम में करीब 350 कट्टे यूरिया खाद के रखे मिले हैं। किसानों के हंगामे के बाद से कृषि विभाग के सहायक तकनीकी प्रबंधक सहित कृषि अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में किसानों को 5-5 कट्टे खाद बंटवाए। किसानों का यह कहना है कि अगर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है किसानों ने आरोप लगाया है कि बाजार में सरेआम यूरिया खाद की कालाबाजारी हो रही है। प्रशासन की नाकामी की वजह से किसान दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। तो बता दें कि खाद के साथ किसानों पर दवाइयां जो हैं वो थोपी जा रही हैं। ऐसे में किसानों में काफी गुस्सा है। यूरिया खाद को लेकर किसानों का हंगामा जो है वो देखने को मिला। आए थे कि हमारे खाद आ गया है, लेकिन हमें मिला नहीं अभी। तो हम मौके पर अभी पहुंचे किसानों की शिकायत पर,
तो देखा गया कि यहाँ पर खाद आया हुआ है। और हम अब इन किसानों को, किसी को 7-5 की ज़रूरत है, किसी को 2 कट्टे की ज़रूरत है या किसी को 10 कट्टे की ज़रूरत है, उसी के हिसाब से इनको हम अवेलेबल करा रहे हैं। इसके पास अब ये जैसा रैंक आया है तो इसने बंद करके जो गया है, तो शिकायत के ऊपर इसके ऊपर जो है मौके पर ही जो बनता है कार्रवाई करेंगे। ये किसान यूनियन के कुछ वर्कर अपना जो है निसंग एरिया के, वो यहाँ पुरानी अनाज मंडी है निसंग में, यहाँ आए थे। बोले भाई यहाँ खाद है गोडाउन में और उनको खाद नहीं दी जा रही, तो इस संबंध में फिर दुकानदार को बुलाया है। दुकानदार ने ये बताया भाई खाद उसके पास अभी अभी पहुंची है, और इस संबंध में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो बड़े अधिकारी हैं उनको सूचित कर दिया गया है, और अब किसानों को खाद बांटी जा रही है। यदि हमारे पास कोई लेटर आएगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से तो निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 56 में प्लॉट में चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों ही मजदूरों को मिट्टी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही इसकी पूरी जानकारी मृतक के परिवार वालों को भी दी गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 56 के प्लॉट नंबर D323 में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बेसमेंट के कंस्ट्रक्शन के दौरान जो मिट्टी निकाली गई थी उसमें एक तरफ से मिट्टी धंस गई और इसी की वजह से यह हादसा हो गया। दोनों ही मजदूरों की पहचान हो चुकी है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। कॉल आया 5:30 बजे। मैं सेक्टर 52 में काम कर रहा था, तो मेरे को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि भाई राजकुमार आपका नाम है? मैंने हाँ जी। बोले कि आप मलखान को जानते हो? मैंने हाँ जी। बोले आप मलखान के कौन हो? मैं उनका बड़ा भाई हूँ। बोले तो आपको हॉस्पिटल में आना पड़ेगा और उनकी डेथ हो गई है और वो मिट्टी में दब के ख़त्म हो गए। और एक लेडीज़ भी थी साथ में, वो दोनों काम कर रहे थे। 5 आदमी काम कर रहे थे, 2 आदमी ख़त्म हो गए और 3 आदमी बच गए। भवानीखेड़ा के गांव चांग में किसी खतरनाक जानवर के पैरों के निशान मिलने का मामला सामने आया है। किसानों का यह कहना है कि पैरों के निशान शेर के हो सकते हैं। इसके चलते किसानों के साथ साथ ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। किसानों ने गांव के सरपंच को खेतों में शेर होने की सूचना दी है। वन्य प्राणी विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। जानवर के पैरों के निशानों का बारीकी से निरीक्षण किया गया है। वन्य प्राणी विभाग के इंस्पेक्टर का कहना है कि किसानों या फिर ग्रामीणों को घबराने या फिर अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। जो निशान मिले हैं वो किसी कुत्ते या बिल्ली के पैरों के निशान है। गीली जगह होने की वजह से पैरों के निशान थोड़े बड़े बन गए हैं। इसमें तो किसी छोटी बिल्ली के या फिर वो है कुत्ते के निशान है, वो तो सारे के सारे 3-4 दिनों से नहीं है कि इसमें कोई किसी डेंजरस एनिमल हो। नहीं, ऐसा कोई खतरनाक जानवर नहीं है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही फालतू की अफवाह फैलाने की जरूरत है। कुत्ते के पाँव के निशान वो तो सारे के सारे हैं। सोनीपत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। सर्दी के साथ साथ कोहरे की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। कोहरे के चलते आज विजिबिलिटी 0 रही। सड़कों पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना जताई है, जिससे किसानों को फसल खराब होने का डर सता रहा है। संवाददाता राम सिमार ने मौसम का जायजा लिया, दिखाते हैं आपको। सितम लगातार जारी है और लगातार मौसम में गिरावट देखी जा रही है। सोनीपत में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तो ज़्यादातर तापमान जो है 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जहां 10 साल का रिकॉर्ड सर्दी ने तोड़ दिया है, वहां आम जनजीवन भी काफ़ी प्रभावित देखा जा सकता है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं किस प्रकार विजिबिलिटी बिल्कुल 0 नज़र आ रही है और वाहन चालकों को भी कहीं ना कहीं यहां पर परेशानी उठानी पड़ रही है। और लिहाजा जिस प्रकार से लगातार सर्दी का सितम जो है वो देखा जा रहा है और यहाँ पर 2 पहिया वाहन से लेकर 4 पहिया वाहन जो है यहाँ फोग लाइट जलाकर अपना गंतव्य स्थान तक पहुँच रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से लगातार सर्दी का सितम जारी है, उसी लिहाज से कहीं ना कहीं इसका विपरीत प्रभाव जो है फसलों पर भी पड़ने वाला है और ख़ास तौर पर सब्जियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर गेहूं की जो फसल है उसके लिए कहीं ना कहीं परेशानी ज़रूर हो सकती है। और सोनीपत एरिया में काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों द्वारा सलाह भी ये भी दी जाती है कि ऐसे में खेतों में पानी ना दिया जाए और वहीं बड़े और बुजुर्गों के लिए भी सर्दी काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार।
चरखी दादरी में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने सड़कों पर धरना प्रदर्शन दिया। बाडूडा विधायक नैना चौटाला आवास को घेरा गया, उन्हें ज्ञापन सौंपा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश भी की। बता दें कि 21 तारीख को पीओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। आंगनबाड़ी वर्कर्स की हड़ताल के समर्थन में दूसरे विभागों के कर्मचारी भी पहुंचे और आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। ना कोई सुपरवाइजर से है, ना कोई सीडीपी। आंदोलन शांत तरीके से चल रहा है, ना कोई सुपरवाइजर से है, ना कोई। चलिए अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आंगनबाड़ी वर्कर्स किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं। तो बता दें कि आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ये मांग है उनकी। जब तक कर्मचारी नहीं बना जाता, न्यूनतम वेतन जो है वो 24,000 रुपये दिया जाए। महंगाई भत्ते की तमाम किश्त जो है वो मानदेय में जोड़कर दी जाए। तो ये तमाम मांगे हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स की। महंगाई भत्ते को बकाया एरियर भी तुरंत जो है वो दिया जाए। हेल्पर के पदनाम को बदल दिया जाए। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स का हल्ला बोल, जहां मुख्य मांगे आपको बता रहे हैं उनकी। विभाग के द्वारा ऑनलाइन काम का दबाव बनाना अब बंद किया जाए। वर्कर्स और हेल्पर्स की 1500 और 750 रुपए की जो बढ़ोतरी को एरियर के साथ दिया जाए। तो ये तमाम मांगे हैं जो आंगनबाड़ी वर्कर्स की तरफ से की जा रही है। आंगनबाड़ी वर्कर्स को 5 लाख रिटायरमेंट का लाभ दिया जाए। ये तमाम मांगे हैं जो आंगनबाड़ी वर्कर्स की तरफ से की जा रही है। उनका कहना है कि हेल्पर्स को 3 लाख रुपए रिटायरमेंट लाभ दिया जाए और साथ ही उनका मानदेय बढ़ाया जाए। दुर्घटना होने पर इलाज का पूरा खर्च उठाया जाए और इसके साथ साथ मृत्यु होने पर अन्य विभागों की तर्ज पर ही 3 लाख रुपए का मुआवजा भी उन्हें दिया जाए। तो ये कुछ मांगे हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि वर्दी की राशि बढ़े, सालाना कम से कम 1600 रुपए इसे बढ़ाया जाए वर्दी की राशि को, और सभी वर्कर्स एवं हेल्पर्स को ESI और PF के तहत कवर किया जाए। तो बता दें कि PF और ESI की बात भी उन्होंने कही है कि उनको भी इसके तहत कवर किया जाए ताकि उनको भी इसका भविष्य में फायदा मिल सके। तो 22 जिले 22 खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।